एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडिया क्या है। इंडिया में जो हिमालयन रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, उसके बारे में देखेंगे। लेक्स के बारे में देखेंगे। रिवर्स का इकोनॉमी में क्या रोल रहता है वो पढ़ेंगे। और आजकल इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है रिवर्स में, उसके बारे में देखेंगे कि वो क्यों हो रहा है और उसका क्या हम सोल्यूशन देख सकते हैं। तो ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज यही होता है कि जैसे अगर कोई रिवर चल रही है तो वो कितना पार्ट को ड्रेन कर रही है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। अब क्या होता है, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, वो बहुत सारे डायरेक्शंस में आती हैं और एक रिवर में आके मिल जाती हैं। और फिर वो जब वो वाली जो रिवर है वो एक लार्ज बॉडी जैसे कि सी या ओशियन में जाके गिर जाती है, तो ये एक पैटर्न चलता है। जैसे हिमालय से रिवर आई, वो या तो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगी या अरेबियन सी में जाके गिरेंगी, या कोई पेनिनसुलर रिवर है वो कहाँ जाके गिरेगी, वो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी या अरेबियन सी में गिरेगी, या फिर कोई और ओशियन में गिरेगी, या छोटी लेक है तो वो कोई बड़ी रिवर से मिल रही है। तो ये सब हम ड्रेनेज में पढ़ते हैं। अब ऐसा होता है कि जैसे दो रिवर स्ट्रीम है, जैसे स्ट्रीम ए है स्ट्रीम बी है, उसके बीच में कोई अपलैंड बन जाता है, जैसे कोई पहाड़ हो गया, मतलब माउंटेन हो गया, या कोई अपलैंड ऐसे ही बन गया। तो ये जब दो ड्रेनेज बेसिन को इसको हम डिवाइड करते हैं, ये बस इसको हम वाटर डिवाइड बोलते हैं, क्योंकि ये दो सपोज ये रिवर गंगा है और ये इंडस है, तो ये दो को डिवाइड कर रहा है, तो ये वाटर डिवाइड हो गया। तो वाटर डिवाइड क्या होता है, जब दो रिवर्स को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम वाटर डिवाइड बोलते हैं। तो ड्रेनेज बेसिन वही होता है कि जब एक सिंगल रिवर का हम ये देखें कि उसने कितना एरिया ड्रेन किया है, उसका वो ड्रेनेज बेसिन हो गया, मतलब वो कितने एरिया में अपना पानी पहुंचा पा रही है, उसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। अब वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है ना, वो ना अमेजोन रिवर का है। अमेजोन रिवर कहाँ है? ये ब्राज़ील में देखने को मिलेगी आपको, साउथ अमेरिका में। इसका सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब इंडिया में दो तरीके के ड्रेनेज बेसिन के ऊपर हम पढ़ेंगे, एक होता है हिमालयन रिवर्स और एक होते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स वही कि वो हिमालय से निकलेंगी, मतलब ये हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हिमालयन रिवर्स तो वही जो हिमालय से निकलेंगी। ये पेरेनियल रिवर्स होती हैं कि मतलब इनके अंदर जो पानी होता है ना वो 12 महीने होता है, ये कभी ड्राई नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको एक तो पानी रेनफॉल से मिलता है, दूसरा ये ना हिमालय से निकलती हैं, वहाँ की मतलब वहाँ की स्नो से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं। तो वहाँ हमेशा आपको स्नो मिलती है, तो वो पिघल कर इनका मतलब पानी रेगुलर देती रहती हैं इनको। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स पेरेनियल नहीं होती। तो जो दो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं वो है इंडस और ब्रह्मपुत्रा। और ये क्या होता है, ये जब ऐसे आती हैं टॉप से, मतलब हिमालय से निकल रही हैं, तो ये जब नीचे आती है ये गॉर्जेस बनाती हैं। गॉर्जेस क्या होता है कि दो नैरो वैली हैं, पतली पतली वैली हैं, नैरो वैली, और उनके बीच में ना पानी स्ट्रीम बह रही है, उसको हम गॉर्जेस बोलते हैं। तो जो हिमालयन रिवर्स है वो बहुत सारे गॉर्जेस बनाती हैं। उनका जो कोर्स होता है, मतलब कि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे चलती हैं सी में गिरने से पहले, मतलब वो लंबे डिस्टेंस को कवर करती हैं और बहुत सारी इरोजनल एक्टिविटी करती हैं अपर कोर्सेज में। मतलब अपर कोर्सेज होते हैं कि जो उनकी इनिशियल स्टेज होती है उसमें वो बहुत सारी इरोजनल एक्टिविटीज़ करती हैं, अपने साथ सिल्ट लेके चलती हैं, सैंड लेके चलती हैं। लेकिन जो मिडल और लोअर कोर्सेज होते हैं उसके अंदर वो मैंडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, और एंड में आके वो डेल्टाज बना देती हैं, फ्लड प्लेन्स भी बनाती हैं। डिपोजिशनल फीचर है ये उनका, फ्लड प्लेन। तो ये हो गया अपर कोर्स, यहाँ पे रिवर का सोर्स हो गया, अपर कोर्स से चली, उसके बाद मिडल कोर्स में आई, मिडल कोर्स में मिएंडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक्स लोअर कोर्स में बनाती हैं, और एंड में जब वो सी में गिरती हैं तो वहाँ पे डेल्टा बनाती हैं। अब पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल होती हैं क्योंकि वो रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं। ड्राई सीजन में या तो वो बिल्कुल सूख जाती हैं या फिर कुछ कुछ सूख जाती हैं, कुछ कुछ में वाटर कम हो जाता है। ये छोटी होती हैं, कम पानी होता है इनके अंदर, और ये या तो सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है, कोई कोई सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है और वो अरेबियन सी में जाके गिरती है, क्योंकि ऐसे हमने सेंट्रल हाईलैंड्स पढ़ा था, और ये डेक्कन प्लेटू यहाँ से ओरिजिनेट होके अरेबियन सी में जाके गिरी। जैसे नर्मदा और तापी हो गया, वो मेजर रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाके गिर रही हैं। लेकिन जो मोस्टली पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट होकर और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं, जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं।
अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में। हिमालयन रिवर्स में सबसे फर्स्ट है इंडस, फिर गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र। ये रिवर्स बहुत लंबी है और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज इनको आके ज्वाइन करती हैं। और जब कोई ट्रिब्यूटरीज एक बड़ी रिवर को आके ज्वाइन करती है तो उसको हम एक रिवर सिस्टम का नाम दे देते हैं, तो इसलिए हम इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं। खाली इंडस रिवर के बारे में नहीं पढ़े, उसके पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो रिवर इंडस है वो तिब्बत से आती है, मतलब निकलती है लेक मानसरोवर के पास से, फिर वो ना वेस्ट फ्लो करती है और इंडिया में लद्दाख में एंट्री लेती है। वहाँ पे वो बहुत सुंदर गॉर्ज बनाती है। इसकी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करते हैं कश्मीर में, जैसे कि जंस्कर हो गया, नुब्रा हो गया, श्योक हो गया, हुंजा हो गया। फिर इंडस जो है बल्तिस्तान और गिलगिट में फ्लो करती है और इसकी जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसको ज्वाइन करती हैं, जैसे कि सतलज, ब्यास, रवि, चिनाब, झेलम। ये इंडस से मतलब ये इंडस को ज्वाइन करती है मिठानकोट के पास पाकिस्तान में। ये देखो इंडस यहाँ से राइज कर रही है, जंस्कर, श्योक, ये यहाँ पे आपको रवि, सतलज, चेनाब, झेलम यहाँ पे ज्वाइन करती हुई दिखेंगी मिठानकोट के पास पाकिस्तान में। ये सब इंडस रिवर का सिस्टम है कि मतलब वो इधर से राइज हुई, वेस्ट फ्लो करी, फिर इधर इधर आके यहाँ पे आके अरेबियन सी में गिर जाती है। ये मोस्ट ऑफ द रिवर का जो पार्ट है वो पाकिस्तान में है, इंडिया में ना कम है इसका पार्ट। अब इंडस जो है वो साउथवर्ड फ्लो करके अरेबियन सी में गिर जाती है। ये बहुत मतलब लॉन्गेस्ट रिवर है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। इसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर। इसका जो मोस्टली इंडस बेसिन जो है वो इंडिया में ना 1/3 के आसपास है, बाकी इसका पाकिस्तान में है, मतलब इंडिया में कम फ्लो करती है, पाकिस्तान में ज़्यादा है। इंडस के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी भी साइन हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, जिसमें ये बोला था कि 20% ऑफ द टोटल वाटर में से वो इंडिया को मिलेगा। इंडिया के पास 20% ऑफ द टोटल वाटर इंडिया यूज़ करेगा और बाकी पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। अब हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम का जो मतलब गंगा रिवर सिस्टम को शुरू में एक जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है वहाँ से इसको गंगा नहीं बोलते, वहाँ से इसको भागीरथी बोलते हैं। और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसके बाद ये अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग पे, वहाँ से इसको गंगा बोलते हैं। फिर हरिद्वार जो उत्तराखंड में हरिद्वार है वहाँ पे ये प्लेन्स में एंट्री करती है और इसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आके मिलते हैं, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। जो यमुना रिवर है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से राइज करती है और ये गंगा की पैरेलल ही फ्लो करती है। पैरेलल क्या होता है कि ये चीज़ चल रही है तो ये इसके बराबर में चल रही है, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल रहता है, तो वो पैरेलल फ्लो करती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और गंगा से इलाहाबाद में आके मिलती है। ये देखो यमुनोत्री, यमुना निकल रही है, गंगोत्री से भागीरथी निकल रही है और फिर ये यहाँ पे देवप्रयाग पे आके ना अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा यहाँ से आ रही है बद्रीनाथ से, ये धौली गंगा आ रही है, केदारनाथ से मंदाकिनी आ रही है। तो ये सब प्रयाग्स हैं जहाँ पे आके रिवर्स का संगम होता है, मीट होती हैं ये। तो देवप्रयाग पे आके भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो वहाँ से उसके बाद इसको गंगा बोलने लगते हैं। अब घाघरा, गंडक, कोसी ये सब नेपाल से निकलती हैं। ये नदर्न प्लेन्स में एवरी ईयर फ्लड कॉज करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है और लेकिन ये मतलब सॉइल को भी बहुत ज़्यादा एनरिच करती हैं और जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो जाता है। और पेनिनसुलर एरिया से जो इसके अंदर ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होती हैं वो हैं चंबल, बेटवा, सोन। ये मतलब ये जो पेनिनसुलर अपलैंड से आ रही हैं ये छोटी होती है और ज़्यादा पानी नहीं होता इनके अंदर। ये देखो चंबल, बेटवा, केन, सोन, यहाँ से आ रही है गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना पैरेलल चल रही है, इलाहाबाद में आके मिल रही है। रामगंगा यहाँ कन्नौज में आके मिलती है। गोमती नदी आ रही है, ये घाघरा, गंडक, कोसी, ये नेपाल हिमालय से आ रहे हैं, यहाँ पे नेपाल है। तो ये सब गंगा की बाद में आके बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोल देते हैं। यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं इसकी, ये हुगली और पद्मा।
अब इसकी दोनों साइड से ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होती है, राइट बैंक से भी लेफ्ट बैंक से भी, और ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है वेस्ट बंगाल तक। फरक्का एक जगह है वेस्ट बंगाल में, ये इसका नदर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का। फिर यहाँ से ये दो जगह बाइफरकेट हो जाती है, भागीरथी और हुगली। तो ये फिर साउथवर्ड चली जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। जो बांग्लादेश में जब ये जाती है तो वहाँ पे ये ब्रह्मपुत्रा की उससे ट्रिब्यूटरी से मिल जाती है, जिसको हम मेघना बोल देते हैं बाद में जब गिरने से पहले। ये देखो गंगा यहाँ तक आई। पद्मा जो है, पद्मा है कि गंगा को बांग्लादेश में हम पद्मा बोलते हैं। और ये जो जमुना आ रही है, ये जमुना है वही है ब्रह्मपुत्रा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की, जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूटरी है उसको जमुना बोलते हैं। जो बांग्लादेश में गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है उसको हम गंगा पद्मा बोलते हैं। और जो हमारी मेघना है, जब ये दोनों आपस में आके मिलती हैं तो मतलब मेघना जब बनती है जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले बोलते हैं मेघना। वैसे मेघना जो बोलते हैं ना, सुरमा प्लस कुशियारा, ये दोनों रिवर्स हैं जो इंडिया में ना डिवाइड हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश में आके ज्वाइन हो जाती हैं। जब ये ज्वाइन होती हैं तो इनको हम मेघना बोलते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। जब गंगा बांग्लादेश में आ जाती है तो उसको पद्मा बोलते हैं। जब ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में आ जाती है उसको जमुना बोलते हैं। और जो मेघना है वो सुरमा या कुशियारा रिवर को जब ये ज्वाइन हो जाते हैं उसको मेघना बोलते हैं। तो ये जब तीनों ऐसे मिलते हैं तो ये मतलब बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल इसको हम मेघना बोलते हैं। ये यहाँ से आ रही है गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ये सब इसमें आके ज्वाइन हो रही है, कोसी। और ये यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को हम यहाँ पे तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। ये यहाँ से ऐसे बैंड लेती है, यहाँ से इसमें लोहित जुड़ती है, मतलब ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अभी ब्रह्मपुत्रा सिस्टम में देखेंगे। अब जो गंगा है वो 2500 किलोमीटर लंबी है, और ये एंड में जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अब सुंदरबन डेल्टा का जो नाम पड़ा है ना वो पड़ा है सुंदरी ट्री से। जो यहाँ पे सुंदरी ट्री उगते हैं उनसे इसका नाम पड़ा है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। और यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, ये इसकी स्पेशलिटी है सुंदरबन डेल्टा की। अब है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा जो है वो तिब्बत में मतलब तिब्बत में राइज करती है मानसरोवर लेक के ईस्ट में, जहाँ से मतलब इंडस भी और सतलज भी निकलती है, उसके पास से ही निकलती है। ये इंडस से थोड़ी सी लंबी है और इसका जो कोर्स है वो मोस्टली आउटसाइड इंडिया है। ये हमारे जो हिमालयाज हैं उसके पैरेलली फ्लो करती है। और जब अरुणाचल प्रदेश के पास नामचा बारवा है, जब वहाँ पे आ जाती है तो ये ऐसे यू टर्न लेती है, जैसे ऐसे बैंड आता है तो ये ऐसे यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश में और वहाँ पे गॉर्ज बनाती है। यहाँ पे इसको दिहांग बोलते हैं। और जब ये इंडिया में आके इससे दिबांग और लोहित ज्वाइन हो जाते हैं तब इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ये देखो यहाँ से आई, यहाँ से ऐसे बैंड हुई, यहाँ पे लोहित, यहाँ पे इसको जांगपो बोलते हैं। और जब ये यहाँ पे इसको ब्रह्मपुत्रा बोलने लगते हैं, इसमें दिबांग और ज्वाइन होती है। जो रिवर है वहाँ पे कम पानी देखने को मिलेगा जब तक ये तिब्बत में रहती है, क्योंकि वहाँ पे ठंड और ड्राई एरिया है। लेकिन जैसे ही वो इंडिया में पास करती है यहाँ पे बहुत आपको देखने को मिलता है कि यहाँ बारिश बहुत होती है नॉर्थ ईस्ट साइड, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ का पानी जब ये इंडिया में आ जाते हैं तो पानी बढ़ जाता है, सिल्ट की अमाउंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स बनाती हैं। साथ ही आपको फ्लडिंग भी देखने को मिलती है ब्रह्मपुत्रा सीजन में, रेनी सीजन के टाइम पे, क्योंकि इतना ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाते हैं बैंक्स। तो ब्रह्मपुत्रा में एक तो इसमें सिल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको फ्लडिंग देखने को मिलेगी और रिवर अपने चैनल भी शिफ्ट करती रहती है। अब है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स मेनली वही हैं कि जो मतलब जो नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद ओरिजिनेट होती हैं, मोस्टली वेस्टर्न घाट से होती हैं। ये नॉर्थ टू साउथ वेस्टर्न कोस्ट से जो ओरिजिनेट होएंगी तो वो बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं।
जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी, ये सब बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं और ये डेल्टाज बनाती हैं। अब दो चीज़ होती है, डेल्टाज और एस्चुरीज, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? डेल्टाज तो ये होता है कि जब एक ट्रायंगुलर एरिया सा होता है, तो जब यहाँ पे ना मतलब जैसे रिवर्स आ रही हैं तो वो अपने साथ सैंड और सिल्ट लेके आती हैं, तो यहाँ पे वो अपना डिपॉजिट कर देती हैं बिफोर एंटरिंग द ओशियन और सी, तो यहाँ पे वो डिपॉजिट कर देती हैं। लेकिन एस्चुरीज क्या होती है, ये डायरेक्ट एंट्री कर जाती हैं। यहाँ पे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का दोनों का मिक्सचर एक साथ हो जाता है। लेकिन डेल्टाज में ना एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, तो डेल्टाज ना ऐसे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो एस्चुरीज होते हैं वो डायरेक्ट ऐसे फ्लो कर देती हैं और यहाँ थोड़े से डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। तो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो एस्चुरीज बनाती है, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो डेल्टाज बनाती हैं। ये आप मतलब याद रखिएगा कि वेस्टर्न घाट्स में आपको एस्चुरीज देखने को मिलेंगी और ईस्टर्न घाट्स में आपको डेल्टाज देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सबसे फेमस तो है कि सुंदरबन डेल्टा। तो ये आप याद रखना कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम नर्मदा का बेसिन। ये अमरकंटक हिल्स से निकलती है मध्य प्रदेश में, ये वेस्ट फ्लो करती है और वहाँ पे रिफ्ट वैली, मतलब ये वेस्ट में रिफ्ट वैली में फ्लो करती है और ये बहुत सारे पिक्चर्स की लोकेशंस बनाती हैं। मतलब क्योंकि ये मतलब जब ये निकलती है ना तो वो वहाँ पे इरोजन करती है और तो वहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस पे आपको फॉल्स देखने को मिलेंगे, मार्बल रॉक्स देखने को मिलेंगे। तो ये सब आपको मतलब ऐसे लोकेशंस मिलेंगी कि जहाँ पे आप घूम के भी आ सकते हो। ये ऐसी लोकेशंस बनाती है। सारी जो नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत शॉर्ट हैं और राइट एंगल में ज्वाइन होती है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे ज्वाइन होती है मोस्टली। तो नर्मदा बहुत मतलब अच्छी लोकेशन पे देखने को मिलेगा आपको और ये डीप गॉर्ज से निकलती है। और यहाँ पे धुआंधर फॉल्स देखने को मिलेगा जहाँ पे ये रिवर स्टीप रॉक से ऊपर से गिरती है। तो ये दोनों मतलब मार्बल रॉक्स जो हैं नियर जबलपुर, जहाँ पे नर्मदा डीप गॉर्ज से निकल रही है, और धुआंधर फॉल्स जहाँ पे नर्मदा फॉल हो रही है, ये दोनों पिक्चर्स्क्यू लोकेशंस हैं यहाँ पे। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये मतलब ये अरेबियन सी में जाके गिरती है और ये इसका जो बेसिन है वो मध्य प्रदेश और गुजरात में है। ये देखो, ये जो इसकी वो हैं ट्रिब्यूटरीज, ये ऐसे ज्वाइन हो रही हैं, तवा, बरना, कोलार, ये सब राइट एंगल्स में ज्वाइन हो रही हैं और ये मध्य प्रदेश और ये गुजरात में ही फ्लो करती है और ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। नर्मदा के लिए ना एमपी गवर्नमेंट ने स्कीम भी निकाली है इसको सेव करने के लिए, नमामि देवी नर्मदे के नाम से, इसकी कंजर्वेशन के लिए, नर्मदा रिवर की कंजर्वेशन के लिए। अब है तापी बेसिन। तापी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है मध्य प्रदेश में और ये भी मतलब जो रिफ्ट वैली पैरेलल है नर्मदा रिवर के, ये भी वहीं पे फ्लो करती है, पर ये छोटी है एज़ कम्पेयर टू नर्मदा। ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में फ्लो करती है और मतलब ये कोस्टल रिवर्स, ये मतलब ये जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं बिटवीन वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी, वो बहुत पतले हैं, बहुत नैरो हैं, जिसकी वजह से ना कोस्टल रिवर्स भी बहुत छोटी हैं। तो ये उसी में से जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उसमें से सेकंड नंबर पे आती है, पहले नंबर पे नर्मदा आती है। बाकी जो और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उसमें आपको माही देखने को मिलेगा, साबरमती देखने को मिलेगा, साबरमती गुजरात में देखने को मिल जाएगा, पेरियार केरला में देखने को मिल जाएगी, भारतपुजा देखने को मिलती है। तो ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स छोटी हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कम भी है। तो ये देखो तापी यहाँ से निकल रही है, ऐसे फ्लो हो रही है मध्य प्रदेश में, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के पास तापी रिवर निकलती है। अब है गोदावरी। गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर में आती है। ये वेस्टर्न घाट्स की स्लोप से निकलती है नासिक डिस्ट्रिक्ट में, जो महाराष्ट्र में। इसकी लेंथ जो है वो 1500 किलोमीटर के अराउंड है और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो भी लार्जेस्ट है सारी पेनिनसुलर रिवर्स में से सॉरी। इसका जो बेसिन है वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में
उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। मोस्टली जो बेसिन है 50% के अराउंड वो महाराष्ट्र में है। ये बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, परनहिता, मंजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। लेकिन जो वैनगंगा, पैनगंगा और मंजरा है, ये तीनों काफ़ी लार्ज ट्रिब्यूटरीज हैं। इसकी लेंथ की वजह से इसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ये देखो, यहाँ से निकल रही है और ऐसे फ्लो कर रही है। पैनगंगा, वर्धा, पूर्णा, मंजीरा, ये सब इसकी, वैनगंगा, इंद्रावती, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर है महानदी बेसिन। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, ये उड़ीसा से फ्लो करती है ताकि ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरे। इसकी जो लेंथ है वो 860 किलोमीटर है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। ये देखो, ये छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी और ये उड़ीसा में से फ्लो करके यहाँ आके गिरती है। अब है कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन में ये महाबलेश्वर के पास से निकलती है, मतलब जनरेट होती है। 1400 किलोमीटर ट्रैवल करती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है और आंध्र प्रदेश में है। ये देखो, यहाँ से निकली कोयना, घटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। डिंडी, हलिया, मूसी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की। अब है कावेरी। कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज से निकल रही है, वेस्टर्न घाट से, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, मतलब साउथ ऑफ कडेलौर जो तमिलनाडु में। इसकी जो लेंथ है वो 760 किलोमीटर है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी। जो इसका बेसिन है वो कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में शेयर होता है। अब जो कावेरी है ना, वो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है, जिसका नाम है शिव समुद्रम फॉल्स। यहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, उसको मैसूर, बेंगलोर और वहाँ कोलार गोल्ड फील्ड्स, ये तीनों जगह इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनाते हैं, वहाँ तीनों जगह ये सप्लाई करती हैं। कावेरी पे जो ये फॉल्स है उस पे बनता है। अब ये इसकी ट्रिब्यूटरीज काबिनी, भवानी, नोयाल, अमरावती, हेमवती, शिमशा, अर्कावती, ताल कावेरी ब्रह्मगिरी हिल से ये निकलती है और यहाँ की गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। अब लेक्स। इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं, लेकिन हर कोई लेक का अपना साइज़ है, अपना करेक्टरिस्टिक्स है। कोई लेक परमानेंट है और कोई लेक सीजनल है, कि मतलब रेनी सीज़न होगा तभी वहाँ पे पानी देखने को मिलेगा। तो जो कुछ लेक्स हैं वो ग्लेशियर्स के एक्शन से बनी हुई हैं, बाकी कुछ ऐसी हैं जो विंड के एक्शन से बनी हुई हैं, या रिवर के एक्शन से, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बनी हुई है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कैसे, कि मतलब डैम्स बना देते हैं तो उसके लिए लेक्स बना देते हैं। अब हमने देखा था कि रिवर्स मैंड्रिंग करती है, तो वो ऑक्सबो लेक्स बनाती है अपने लोअर कोर्स में, तो उसमें भी लेक्स बन गई। और फिर क्या होता है, कोस्टल एरियाज होते हैं, यहाँ पे आपको स्पिट्स और बार्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मतलब ये डिपोजिशनल फीचर होता है। तो स्पिट्स और बार्स ने अपने आप को इतना वो कर दिया कि वो मतलब लोकल एरिया से काट देते हैं। मतलब ये जैसे ओशन है, यहाँ पे आपको ये डिपोजिशनल फीचर है, तो ये इतने पार्ट में जो मिडल है यहाँ तो पानी देखने को मिलेगा, और ये बाहर ये थोड़ा सा लैंड बन जाता है, तो ये भी अपने आप में लगून बना लेते हैं, तो ये लेक बना देते हैं इसको। मतलब ये बीच वाली पार्ट जो है वो लेक हो गई, ये पानी हो गया, और आउटर एरियाज में लैंड हो गया, क्योंकि ये डिपोजिशनल फीचर हो गया, तो ये यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो ये लगून्स बन जाते हैं, जैसे कि चिल्का लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, ये सब इसी के उस थ्रू बने हुए हैं। अब लेक सीजनल भी होती है, जैसे कि सांबर लेक है राजस्थान में, ये सॉल्ट वाटर लेक है। यहाँ पे जो पानी है वो बहुत सॉल्टी है और ये सॉल्ट प्रोड्यूस करने के भी काम आता है। हिमालयन रीजन्स में आपको फ्रेश वाटर लेक मिल जाएंगी, कोई ग्लेशियर ओरिजिन की होती हैं, क्योंकि ग्लेशियर ओरिजिन ऐसे हो गया कि ग्लेशियर्स ने एक बेसिन को, मतलब ग्लेशियर्स का जो इरोजनल फीचर है उसने बेसिन को डक कर दिया,
और बाद में वो स्नो मेल्ट हुआ तो वहाँ जाके पानी भर गया, जैसे कि वुलर लेक हो गई, आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। वो तो बल्कि वुलर लेक तो जम्मू कश्मीर में टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी हुई है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। डल लेक देखने को मिलेगी, भीमताल, नैनीताल, लोकटक लेक मणिपुर में देखने को मिलेगी, बारापानी, ये इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स है। नेचुरल लेक के अलावा मैन मेड भी होती हैं, जब हम डैम्स बनाते हैं हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए, सच एज गुरु गोबिंद सागर। तो ये भाखरा नागल प्रोजेक्ट जिस पे है, तो ये गुरु गोबिंद सागर लेक जो है वो मैन मेड लेक है, वहाँ डैम्स बनाए हुए हैं। अब लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिवर के फ्लो को मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। जब बहुत सारी बारिश होती है तो ये फ्लडिंग प्रिवेंट कर लेती हैं, और जब ड्राई सीजन होता है तो ये मतलब पानी सप्लाई कर देती हैं। हम यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ जब लेक्स आसपास होती हैं तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो भी इतना ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम नहीं होता, आपको मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी मेंटेन कर लेती हैं, फिशेस सपोर्ट करती हैं, मतलब एक्वेटिक एनिमल सपोर्ट करती हैं। साथ ही साथ वहाँ का नेचुरल ब्यूटी भी बढ़ा देती हैं, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, और ये सब चलता रहता है। फिर रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। अब रिवर्स का बहुत मतलब फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि ये मतलब एक इकोसिस्टम में बैलेंस क्रिएट करते हैं। अब रिवर्स का जो वाटर है वो हमारा बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, ये हमें भगवान से मिला है, मतलब गॉड्स का क्रिएशन है। तो जो रिवर बैंक्स है, लेकिन शुरू से ही रिवर बैंक्स के आसपास लोग सेटल होते हुए हैं, आपको जो सारी सिविलाइजेशन देखने को मिलेंगी वो रिवर्स के आसपास देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे हम इरिगेशन कर सकते हैं, वहाँ पे हम हाइड्रो पावर जनरेशन कर सकते हैं, वहाँ पे हम नेविगेट कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से रिवर्स के आसपास आपको बिग सिटीज़ देखने को मिलेंगी। और एग्रीकल्चर तो मेजर सोर्स है यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का। अब रिवर पोल्यूशन, अब जब इतने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, वहाँ पे डोमेस्टिक वेस्ट देखने को मिलता है, म्यूनिसिपल वेस्ट देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट देखने को मिलता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट देखने को मिलता है, और ये सारा हम पानी के अंदर छोड़ देते हैं। और साथ ही साथ जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है तो हमें बहुत सारा पानी चाहिए भी होता है हमारे यूजेस के लिए, हमें डेली यूज में बहुत सारा पानी चाहिए होता है, और हम अनट्रीटेड सीवेज भी वहाँ पे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपको रिवर पोल्यूशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो क्वालिटी ऑफ द वाटर भी गिर जाती है, और जो रिवर्स की खुद की सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। सपोज अगर कोई गंगा का वाटर है और वो अपने आप ने 20 किलोमीटर का एरिया को के पोल्यूशन को झेल सकता है, लेकिन इतने ज़्यादा अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है कि ये 20 किलोमीटर का, ये 100 किलोमीटर का वेस्ट झेल रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी भी ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स आते हैं जैसे कि नमामि गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम, ये 2014 में स्टार्ट हुआ था, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, रिवर को कंजर्व करने के लिए, रिवर को रेजुविनेट करने के लिए, तीनों चीज़ के लिए ये स्टार्ट करा था। साथ ही नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम चला था, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जिसमें सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान आया था 1985 में, लेकिन 1995 में और अदर रिवर्स में भी एक्सपैंड कर दिया था। तो ये इसलिए ही है क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है तो सरकार को एक्शंस लेने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर हम अपने लेवल पे कुछ कुछ स्टेप्स करें, अब क्या होता है घरों में पूजा का सामान होता है तो उसको हम बोलते हैं कि गंगा जी में जाके गिर जाएगा, तो हम ये भी अवॉइड कर सकते हैं कि हम उस पूजा का सामान गंगा जी में जाके ना डालें, वरना उससे हमारी जो रिवर है वो पल्यूट ही होती है। तो ये हम अपने लेवल पे भी कुछ कुछ बेसिक स्टेप्स ले सकते हैं। अब आज के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द वेलर लेक लोकेटेड? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। The river Narmada has its source at Satpura, Brahmagiri, Amarkantak slopes of Western Ghats. Which one of the following lakes is the salt water lake? Sambar, Dal, Vular, Gobind Sagar. Which one of the following is the longest river of peninsular India? Narmada, Krishna, Godavari, Mahanadi. Which one amongst the following rivers flows through a rift valley? Mahanadi, Tungabhadra, Krishna, Tapi. टेक द करेक्ट आंसर देखते हैं लास्ट लेसन के।
A landmass bounded by sea on three sides is referred to as peninsula. Mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are called Purvanchal. The western coastal strip south of Goa is referred to as Kannad. The highest peak in the eastern Ghats is Mahendragiri. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के क्वेश्चन आंसर के आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।